नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पेचीदा मसले पर बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवीज और उनके आसपास जो पूरी दुनिया में व्यापार को लेकर तनाव चल रहा है। जी हाँ, ये कहानी काफी उलझी हुई है। इसमें कनाडा है, चीन है, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और हाँ BYD जैसी बड़ी कंपनियां भी, ये सब इसके अहम किरदार हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं लगती, ऐसा लगता है कि ये हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ने की कोशिशों से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, ये ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का हिस्सा है, लेकिन साथ ही इसमें देशों की अपनी औद्योगिक रणनीतियां बचाने की होड़ है, जियोपॉलिटिक्स है और जाहिर है बड़े व्यापारिक टकराव। सही कहा। हमारी आज की ये बातचीत हाल की अक्टूबर 2025 तक की जो रिपोर्ट्स और लेख आए हैं उन पर आधारित है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे जाल को थोड़ा सुलझाएं, समझें कि ये मुख्य झगड़े क्या हैं, दांव पर क्या लगा है और आगे क्या हो सकता है। हाँ, और ये सब हम जो जानकारी उपलब्ध है उसी के आधार पर करेंगे। जी तो चलिए शुरू करते हैं। कनाडा से शुरू करें। उनकी एक दुविधा की बात चल रही है आजकल। चीन ने उन्हें कोई प्रस्ताव दिया है, गोल्डन डील जैसा कुछ। हाँ, ये काफी दिलचस्प मोड़ है। चीन का प्रस्ताव सीधा है। वो कह रहे हैं कि अगर कनाडा चीनी ईवीज पर जो उन्होंने 100% टैरिफ लगाया है उसे हटा दे। 100%? जी, काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो अगर कनाडा ये हटाता है तो चीन बदले में कनाडाई कृषि उत्पादों, खासकर कनोला पर जो उन्होंने जवाबी टैरिफ लगाए हैं वो हटा लेगा। अच्छा, तो ये एक तरह की अदला बदली का प्रस्ताव है। ये टैरिफ्स लगे कब थे? ये सिलसिला अगस्त 2024 में शुरू हुआ था। कनाडा ने चीनी ईवीज पर 100% और स्टील एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ लगाया था। वजह क्या बताई थी कनाडा ने? वजह बताई गई थी चीन की अति उत्पादन क्षमता और भारी सरकारी सब्सिडी, कि वो बाजार को पाट रहे हैं सस्ते माल से। और चीन ने फौरन जवाब दिया होगा? बिल्कुल, चीन का जवाब तेज था। उन्होंने कनोला पर एंटी डंपिंग जांच शुरू कर दी और भारी शुल्क लगा दिए। कनोला बीजों पर 76% और तेल, मील, मटर जैसी चीजों पर 100% तक। ओह, इसका असर तो कनाडा के किसानों पर बहुत बुरा पड़ा होगा, खासकर उन प्रांतों में जहां खेती मुख्य है। बहुत गहरा असर पड़ा। आप अंदाजा लगाइए, सस्कैचुवान प्रांत से चीन को जो कनोला निर्यात होता था वो अगस्त 2025 में 76% गिर गया। 76%? हाँ, और 2024 में ये व्यापार करीब $3.6 बिलियन का था। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। सिर्फ कनोला ही नहीं, मैनिटोबा के जो पोर्क उत्पादक हैं उन्हें भी सालाना करीब $19 मिलियन का नुकसान हो रहा है इन चीनी टैरिफ की वजह से। तो जाहिर है कि किसान और ये प्रांत सरकार पर दबाव बना रहे होंगे कि डील मान लो। बिल्कुल, मैनिटोबा के प्रीमियर वापक्यूनियो और सस्कैचुवान के स्कॉट मोए जैसे नेता ओटावा यानी संघीय सरकार पर जोर डाल रहे हैं कि ये डील स्वीकार कर ली जाए। उनके लिए यह खेतों को बचाने की लड़ाई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। लेकिन संघीय सरकार जैसे प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ओंटारियो जैसे औद्योगिक प्रांत जहां ऑटो इंडस्ट्री है, वो शायद इतना उत्सुक नहीं होंगे। हाँ, उनका रुख ज्यादा सतर्क है। प्रधानमंत्री कार्नी, कृषि मंत्री हीथ मैकडोनाल्ड और ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ये सब थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईवी टैरिफ की समीक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने घरेलू ऑटो उद्योग को भी देखना है। और वो अमेरिका वाला एंगल भी होगा, CUSMA समझौता। सही, CUSMA यानी अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता उनकी एक बड़ी चिंता है। उनका तर्क है कि ये ईवी टैरिफ कनाडा के अपने क्लीन टेक सेक्टर को, जो अभी उभर रहा है, चीन की राज्य प्रायोजित अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए जरूरी है। ऑटो यूनियनें भी इसके पक्ष में नहीं होंगी? नहीं, ऑटो यूनियनें भी चिंतित हैं। उन्हें डर है कि अगर टैरिफ हटे तो सस्ते चीनी ईवीज की बाढ़ आ जाएगी और कनाडा की अपनी फैक्ट्रियों पर असर पड़ेगा। वो चीन के इस प्रस्ताव को एक तरह की व्यापारिक ब्लैकमेलिंग या दबाव की राजनीति मान रहे हैं। और क्या ये WTO नियमों के खिलाफ नहीं है इस तरह की डील? संघीय सरकार का यही कहना है कि ये WTO के सिद्धांतों के खिलाफ जा सकता है। वो इसे भविष्य के कारखाने की रक्षा का सवाल मान रहे हैं। और इस सब पर अमेरिका की नजर तो पक्की होगी, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप के रहते हुए। हाँ, अमेरिका की प्रतिक्रिया बहुत सख्त रही है। ट्रंप प्रशासन ने कनाडा को साफ चेतावनी दी है कि चीन के खिलाफ जो एक तरह का पश्चिमी मोर्चा बना है उसे बनाए रखें। मतलब अलग लाइन ना लो। बिल्कुल। यहां तक की खबरें हैं कि अमेरिका ने कनाडा के साथ कुछ व्यापार वार्ताएं रद्द कर दी और धमकी भी दी कि अगर कनाडा पीछे हटा तो कनाडाई निर्यातों पर 35% तक टैरिफ लगा सकते हैं। अरे बाप रे, अमेरिका को डर किस बात का है? सबसे बड़ा डर यह है कि चीनी ईवीज कनाडा के रास्ते उत्तरी अमेरिकी बाजार में घुस सकती हैं।
मतलब अगर कनाडा ने दरवाजा खोल दिया तो वो एक तरह का बैकडोर एंट्री बन जाएगा अमेरिका के लिए। ये तो गंभीर चिंता है। चीन का क्या कहना है इस पर? उनके राजदूत इसे सद्भावना बता रहे थे। चीन का आधिकारिक रुख यही है कि कनाडा के टैरिफ भेदभावपूर्ण हैं और उनकी व्यापार प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते हैं। कनोला जांच को वो WTO नियमों के तहत जायज ठहरा रहे हैं। लेकिन फिर टैरिफ हटाने का प्रस्ताव क्यों? उनका कहना है कि ये प्रस्ताव एक सद्भावना का इशारा है, बातचीत का रास्ता खोलने के लिए। पर्दे के पीछे ये भी खबरें हैं कि शायद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच कोई बैठक हो सकती है इस पर। तो कनाडा के लिए वाकई एक मुश्किल फैसला है। एक तरफ किसान और राहत की उम्मीद। हाँ, अगर वो डील मानते हैं तो कृषि क्षेत्र को फौरन राहत मिलेगी, उपभोक्ताओं को सस्ती ईवीज मिल सकती हैं जिनकी बिक्री वैसे भी गिरी हुई है। Q2 2025 में 39% गिरावट आई थी। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका से रिश्ते बिगड़ेंगे, जो उनका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और चीन पर निर्भरता बढ़ने का जोखिम भी है। और अगर डील ठुकरा देते हैं तो किसानों की मुश्किलें बनी रहेंगी, लेकिन घरेलू ऑटो उद्योग शायद सुरक्षित महसूस करेगा और अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ रणनीतिक एकता बनी रहेगी। ये एक तरह से कनाडा की पहचान का भी सवाल बन गया है ना, कि वो खुद को कैसे देखते हैं, सिर्फ संसाधन बेचने वाला देश या एक इनोवेशन वाली अर्थव्यवस्था। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि आज की दुनिया में जहां कई ताकतें हैं, अपनी स्वतंत्र व्यापार नीति बनाना कितना मुश्किल हो गया है। वाकई कनाडा की ये दुविधा अकेली नहीं है। अटलांटिक के पार यूरोप में भी चीन के साथ ईवी को लेकर एक अलग ही मोर्चा खुला हुआ है। वहां क्या चल रहा है? यूरोपियन यूनियन ने भी चीन से आने वाली ईवीज पर भारी टैरिफ लगाए हैं। उन्होंने 2030 में एक जांच की थी। हाँ, सब्सिडी वाली जांच। जी, उसमें उन्होंने पाया कि सरकारी सब्सिडी की वजह से चीनी ईवीज यूरोप में 20 से 30% तक सस्ती बिक रही थी। अच्छा। इसके बाद जुलाई 2024 में उन्होंने अस्थायी शुल्क लगाए और अक्टूबर 2024 तक ये पक्के शुल्क बन सकते हैं, जो 45.3% तक जा सकते हैं। ये भी काफी ज्यादा है। क्या ये सबके लिए एक जैसे हैं? नहीं, ये दिलचस्प हैं। EU ने कंपनी के हिसाब से अलग अलग दरें तय की हैं, जैसे BYD पर करीब 17%, SAIC जैसी सरकारी कंपनी पर 35% से ज्यादा। और टेस्ला पर? वो भी तो चीन में बनाते हैं। हाँ, चीन में बनी टेस्ला कारों पर शुल्क काफी कम है, शायद 7.8% के आसपास। ऐसा माना जा रहा है कि शायद टेस्ला ने जांच में ज्यादा सहयोग किया। तो ये सिर्फ आयात रोकने की बात नहीं, ये सब्सिडी के लेवल को भी देख रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इसका कारण क्या बता रहा है? क्यों जरूरी है ये टैरिफ? उनके ट्रेड कमिश्नर मारूश शेफोकोविच का कहना है कि ये यूरोप के अपने ऑटो उद्योग को बचाने के लिए जरूरी है। इस उद्योग में करीब 13 मिलियन लोग काम करते हैं और ये यूरोप की GDP का लगभग 7% हिस्सा है। 13 मिलियन लोग, बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, तो उनका तर्क है कि इसे चीन से आ रही अनुचित सब्सिडी वाली प्रतिस्पर्धा से बचाना जरूरी है। साथ ही ये उनके ग्रीन डील लक्ष्यों के लिए भी अहम है। ग्रीन डील यानी उनकी पर्यावरण नीति, वो कैसे? हाँ, उनका लक्ष्य है कि यूरोप की अर्थव्यवस्था ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बने। लेकिन अगर सस्ती चीनी ईवीज बाजार में छा जाएंगी तो शायद यूरोपीय कंपनियों के लिए अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में निवेश करना मुश्किल हो जाएगा। 2024 तक चीनी ईवीज का यूरोपियन मार्केट शेयर 20% से ज्यादा हो चुका था। 20%? ये तो काफी तेजी से बढ़ा होगा। बहुत तेजी से। चीन ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी? सिर्फ WTO में शिकायत की है या कुछ और भी? WTO में शिकायत तो की ही है। उनके वाणिज्य मंत्री वांग विंटाओ ने कहा कि ये टैरिफ संरक्षणवादी और भेदभावपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने जवाबी कार्रवाई भी की है। अच्छा, किस तरह के? उन्होंने यूरोपियन यूनियन के कुछ खास निर्यातों को निशाना बनाया है, जैसे पोक, जिस पर 62% तक टैरिफ लगाया है। इससे स्पेन, डेनमार्क, जर्मनी जैसे देश प्रभावित हुए हैं। और फ्रांस की ब्रांडी पर और आयरलैंड, नीदरलैंड जैसे देशों से आने वाले डेयरी और चीज उत्पादों पर भी टैरिफ लगाए गए हैं। मतलब चुन चुन कर निशाना साधा है। और वो दुर्लभ खनिज वाला मामला भी तो है, वो कितना गंभीर है, क्योंकि ईवी बैटरीज के लिए तो वो बहुत जरूरी है। हाँ, वो एक बड़ा दाव है। अक्टूबर 2025 से चीन ने दुर्लभ खनिजों यानी रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर नियंत्रण और कड़ा कर दिया है। चीन का कंट्रोल कितना है इन पर? वैश्विक आपूर्ति का 70% से ज्यादा चीन नियंत्रित करता है। ये खनिज ईवी बैटरीज और विंड टर्बाइन जैसी चीजों के लिए बहुत अहम है। तो यूरोप इसे दबाव बनाने की कोशिश मान रहा होगा? बिल्कुल, यूरोपीय संघ इसे एक रणनीतिक दबाव की तरह देख रहा है। चीन बेशक कह रहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, लेकिन टाइमिंग और संदर्भ देखें तो ये जवाबी कार्रवाई ही लगती है।
तो क्या इन यूरोपियन टैरिफ्स का असर हुआ है? क्या चीन से ईवी का आना कम हुआ है? हाँ, शुरुआती रिपोर्टें यही बता रही हैं। 2025 की दूसरी तिमाही Q2 में यूरोपीय संघ में चीनी ईवी की बिक्री में करीब 39% की गिरावट देखी गई। तो यूरोपीय कंपनियों जैसे फोक्सवैगन, स्टेलांटिस, रेनो, इन्हें राहत मिली होगी? हाँ, उन्हें थोड़ी सांस लेने की जगह मिली है, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं। जैसे कि एक तो ये कि उपभोक्ताओं के लिए ईवीज महंगी हो रही हैं। दूसरा, जब प्रतिस्पर्धा कम होती है तो इनोवेशन यानी नई तकनीक लाने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। और सप्लाई चेन का क्या? यूरोपियन कारें भी तो चीन के पुर्जों पर निर्भर होंगी। बिल्कुल, ये एक बड़ी समस्या है। यूरोपीय कार निर्माता भी बैटरी और दूसरे कई अहम घटकों के लिए चीन पर काफी निर्भर हैं, तो सप्लाई चेन में तनाव बढ़ गया है। एक और दिलचस्प बात सुनने में आई थी कि प्लग इन हाइब्रिड का आयात बढ़ गया चीन से। हाँ, ये एक अनपेक्षित नतीजा रहा। चीन से प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों का आयात लगभग दोगुना हो गया। शायद कंपनियां पूरी तरह इलेक्ट्रिक कारों पर लगे भारी टैरिफ से बचने के लिए हाइब्रिड का रास्ता अपना रही हैं। और ये भी अजीब है कि BMW और टेस्ला जैसी कंपनियां जिनकी फैक्ट्रियां चीन में हैं, वो इन टैरिफ के खिलाफ यूरोपीय अदालत में चली गई हैं। हाँ, ये इस मामले को और उलझा देता है। ये कंपनियां कह रही हैं कि ये टैरिफ असल में उन यूरोपीय या पश्चिमी निर्माताओं को ही सजा दे रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर काम करते हैं और चीन में उत्पादन करते हैं। तो ये यूरोपीय संघ की रणनीति को कमजोर नहीं करता? ये निश्चित रूप से उनकी एकता पर सवाल खड़े करता है। दूसरी तरफ आप देखें तो BYD जैसी चीनी कंपनियां अब यूरोप में ही प्लांट लगाने की सोच रही हैं, हंगरी में, तुर्की में, स्पेन में, ताकि टैरिफ से बच सकें। हाँ, स्थानीयकरण की रणनीति, ताकि वो मेड इन यूरोप बन सकें और टैरिफ की मार से बच जाएं, साथ ही यूरोप के बाजार में अपनी पैठ बना सकें। तो चीन यूरोप के इस कदम से कैसे निपट रहा है? यूरोप उनके लिए एक बहुत बड़ा और आकर्षक बाजार था। हाँ, यूरोप उनके लिए सबसे आकर्षक विदेशी बाजारों में से एक है, तो ये उनके लिए बड़ी परीक्षा है। उनकी प्रतिक्रिया कई स्तरों पर है। जैसे? एक तो ये स्थानीय उत्पादन पर जोर देना, दूसरा अपने निर्यात के लिए नए बाजार तलाशना एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, और तीसरा कूटनीति के जरिए कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करना, जैसे न्यूनतम मूल्य समझौता वगैरह। घरेलू स्तर पर क्या माहौल है चीन में? घरेलू स्तर पर राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला है, सरकार अपनी कंपनियों के पीछे खड़ी दिख रही है, लेकिन चीन पूरी तरह से व्यापार युद्ध से बचना चाहेगा, क्योंकि यूरोपीय बाजार उनके टिकाऊ विकास के लिए जरूरी हैं। ये सब अमेरिका और कनाडा के कदमों से काफी मिलता जुलता लगता है। क्या हम वाकई एक तरह का पश्चिमी आर्थिक मोर्चा बनते देख रहे हैं चीन के खिलाफ, कम से कम ईवी सेक्टर में? ऐसा लगता तो है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप सब एक ही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, अपनी अपनी चिंताओं के साथ। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या खतरा है? वैश्विक ईवी बाजार का विखंडन। मतलब दुनिया दो हिस्सों में बंट सकती है। एक तरफ पश्चिमी देश अपने नियमों और मानकों के साथ, दूसरी तरफ चीन और उसके सहयोगी देश। और इसका असर जलवायु परिवर्तन से लड़ने की कोशिशों पर पड़ेगा। जाहिर तौर पर अगर बाजार बढ़ जाएंगे, तकनीक का आदान प्रदान रुकेगा, लागत बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। जैसा कि ब्रूगल इंस्टीट्यूट के गुंटराम वोल्फ में कहा भी है, हम देख रहे हैं कि जलवायु लक्ष्य औद्योगिक राजनीति से टकरा रहे हैं। ये तो बड़ी विडंबना है। पर्यावरण बचाने के नाम पर हो रहा टकराव शायद पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचा दे। बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या हम पर्यावरण बचाने के चक्कर में दुनिया को फिर से आर्थिक गुटों में बांट देंगे? क्या बातचीत से कोई हल निकलने की उम्मीद है? आपने बताया था ट्रेड कमिश्नर शिफ्कोविच और चीनी मंत्री वांग वेंटाओ की बैठक हुई थी। हाँ, अक्टूबर 2025 में जिनेवा में बैठक हुई थी। बातचीत जारी है, लेकिन राह आसान नहीं है। क्या समझौते हो सकते हैं? संभावना है कि शायद न्यूनतम मूल्य पर कोई सहमति बन जाए या आयात का कोटा तय हो जाए। बैटरी रिसाइकलिंग या कच्चे माल जैसे मुद्दों पर सहयोग की बात भी हो सकती है। लेकिन अड़चन कहाँ है? मुख्य अड़चन वही है, यूरोपीय संघ चाहता है कि चीन अपनी सब्सिडी को लेकर ज्यादा पारदर्शी हो, जबकि चीन चाहता है कि पहले ये भारी शुल्क हटाए जाएं। तो एक तरह का गतिरोध बना हुआ है। ये सिर्फ टैरिफ की लड़ाई नहीं, ये हरित अर्थव्यवस्था का मॉडल क्या होगा, इसकी लड़ाई है। अब अमेरिका चीन के टकराव पर आते हैं। ये शायद इन सब में सबसे ज्यादा तीखा और सीधा टकराव है। बिल्कुल। यहां स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ी हुई है और इसका इतिहास भी थोड़ा पुराना है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही 2018 में सेक्शन 301 जांच हुई थी। हाँ, वो अमेरिकी व्यापार कानून के तहत होती है। जी। उसके बाद चीनी ईवीज पर 25% टैरिफ लगा था। फिर बाइडेन प्रशासन आया, उन्होंने मई 2024 में इसे बढ़ाकर सीधा 100% कर दिया। 100%? हाँ, और सिर्फ ईवीज पर ही नहीं, बैटरी पर 25%, सोलर सेल पर 50%,
कुछ खनिजों पर 25%, इस तरह के कई शुल्क लगाए गए। इसमें कुछ हद तक उनके इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट IRA का भी हाथ था, जिसका मकसद घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। और अब ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है। उन्होंने आते ही 1 नवंबर 2025 से सभी चीनी आयातों पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगा दिया। ये किस वजह से? ये चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण कड़ा करने के जवाब में किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि चीनी EVs पर अब जो प्रभावी टैरिफ दर है वो 247% से भी ज्यादा हो गई है। 247%? ये तो मतलब दरवाजा पूरी तरह बंद करने जैसा है। हाँ, ये लगभग पूर्ण प्रतिबंध जैसा ही है। चीनी EVs का अमेरिका में आयात लगभग असंभव हो गया है। अमेरिकी सरकार इसका क्या कारण बता रही है? USTR यानी अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि का क्या कहना है? USTR का तर्क वही है जो पहले था, कि ये चीन की गैर बाजार प्रथाओं से अमेरिकी नौकरियों और तकनीक को बचाने के लिए जरूरी है। वो चीन पर भारी सब्सिडी देने, सरकारी मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन करने का आरोप लगाते हैं। और ट्रंप इसे क्या नाम दे रहे हैं? ट्रंप इसे अमेरिका फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन कह रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका हरित क्रांति का नेतृत्व करेगा, लेकिन अमेरिकी शर्तों पर। फोर्ड, जनरल मोटर्स, रिवियन जैसी अमेरिकी कंपनियां, जहां करीब 8 मिलियन लोग काम करते हैं, वो इस कदम का समर्थन कर रही हैं। लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी तो होंगे। इतनी सख्ती से क्या अमेरिका में EV अपनाना धीमा नहीं हो जाएगा? निश्चित रूप से इसके नकारात्मक पहलू हैं और ये चिंता जताई जा रही है। टेस्ला जैसी कंपनियां जो चीन से पुर्जे मंगाती हैं या वहां उत्पादन करती हैं, उनकी लागत बढ़ सकती है। अनुमान है कि सालाना $1-2 बिलियन का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। और आम उपभोक्ता के लिए? आम उपभोक्ता के लिए EVs और महंगी हो सकती हैं, शायद 20-30% तक। इससे उनकी बिक्री धीमी पड़ सकती है, खासकर जब ब्याज दरें भी 4.5-5% के आसपास हैं। तो फिर EV अपनाने की रफ्तार पर असर पड़ेगा? अनुमान है कि अमेरिका में 2030 तक EV अपनाने की दर चीन के 60% के लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 20% रह सकती है। तो ये एक बड़ी विडंबना है। एक तरफ आप हरित क्रांति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे कदम उठा रहे हैं जो उसे धीमा कर सकते हैं। सप्लाई चेन में भी बाधाएं आ रही हैं। चीन इन आरोपों का क्या जवाब दे रहा है कि वो गैर बाजार प्रथाएं अपनाते हैं? चीन इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। उनका कहना है कि उनकी सफलता का राज सब्सिडी नहीं, बल्कि उनका इनोवेशन, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता, इकोनॉमी ऑफ स्केल और तेजी से बदलती तकनीक को अपनाना है। और अमेरिकी कदमों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? वो अमेरिकी कदमों को WTO के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन मानते हैं और कहते हैं कि ये वैश्विक जलवायु सहयोग में बाधा डाल रहे हैं। चीन के पास क्या दांव है इस लड़ाई में? वो कैसे दबाव बना सकते हैं? चीन का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है EV बैटरी सप्लाई चेन पर उनका दबदबा। लगभग 70% वैश्विक सप्लाई उन्हीं के नियंत्रण में है और दुर्लभ खनिज प्रसंस्करण में तो 80% से ज्यादा नियंत्रण है। और उन्होंने इन पर निर्यात नियंत्रण कड़ा भी किया है। हाँ, अक्टूबर 2025 में उन्होंने इसे और कड़ा कर दिया, जो अमेरिका को एक सीधा संकेत था कि उनके पास भी जवाबी कार्रवाई के हथियार हैं। क्या चीन ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाए हैं? हाँ, चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर, खासकर कृषि उत्पादों, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा उपकरणों पर 12.5% तक के जवाबी टैरिफ लगाए हैं। और वो दूसरे बाजारों में भी जा रहे हैं, जिसे हमने BYD का मेक्सिको वाला प्लान सुना था। बिल्कुल, ये चीन की एक अहम रणनीति है। BYD, NIO, Xiaomi जैसी चीनी EV कंपनियां अब लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका जैसे बाजारों में तेजी से विस्तार कर रही हैं। BYD का मेक्सिको में जो 300,000 गाड़ियां सालाना बनाने का प्लान था, क्या वो अमेरिकी टैरिफ से बचने का तरीका है? हाँ, विचार तो यही था कि मेक्सिको में बनाकर USMCA के तहत अमेरिका में बेचा जाए। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, उस पर भी अब अमेरिकी दबाव के कारण सवालिया निशान लग गया है। फिर भी चीन की रणनीति स्पष्ट है। जैसा एक चीनी अर्थशास्त्री ने कहा, अगर वॉशिंगटन दीवारें बनाता है तो चीन दूसरी जगह पुल बना रहा है। वो नए रास्ते तलाश रहे हैं। इस पूरे टकराव का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ रहा है? क्या ये वाकई हरित परिवर्तन को धीमा कर रहा है? सबूत तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA जैसी संस्थाओं ने वैश्विक EV अपनाने और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के अपने पूर्वानुमानों को घटा दिया है। वजह यही बढ़ती लागत, सप्लाई चेन की दिक्कतें और नीतिगत अनिश्चितता है, जो इस व्यापार युद्ध के कारण पैदा हुई है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन जैसे थिंक टैंक चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह का संरक्षणवाद,
जिसे वो किलेबंद अर्थव्यवस्थाएं कह रहे हैं, वो भविष्य के नवाचारों का गला घोंट सकता है। और आर्थिक रूप से क्या हो रहा है? आर्थिक रूप से अमेरिका में चीनी ईवी का आयात लगभग बंद हो गया है। IRA से घरेलू कंपनियों को कुछ फायदा हो रहा है, लेकिन पुर्जों की लागत बढ़ गई है। चीन के दूसरे सामानों का आयात भी अमेरिका में 20% से ज्यादा गिरा है 2025 में। और चीन पर क्या असर है? चीन का घरेलू बाजार बहुत मजबूत है। दुनिया की 60% ईवी वहीं बिकती हैं, लेकिन निर्यात पर दबाव है और जरूरत से ज्यादा उत्पादन, ओवर कैपेसिटी की चिंता भी बढ़ रही है। और दुनिया भर में सप्लाई चेन टूट रही हैं। उत्पादन के नए केंद्र उभर रहे हैं, जैसे मेक्सिको। अगर अमेरिका मान जाए तो भारत, वियतनाम। ये एक तरह के खंडित वैश्वीकरण, फ्रैगमेंटेड ग्लोबलाइजेशन का नजारा है। क्या बातचीत की कोई सूरत नजर आती है इन दोनों के बीच? अगस्त 2025 में 90 दिन का एक युद्धाविराम हुआ था, वो तो नाकाम रहा। फिलहाल तो बातचीत रुकी हुई लगती है। USTR अब 2020 के फेज 1 व्यापार समझौते की एक नई जांच कर रहा है कि चीन ने उसका पालन किया या नहीं। और चीन WTO में इसे चुनौती देने पर विचार कर रहा है, लेकिन साथ ही वो संवाद पर जोर देने की बात भी कर रहा है। ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि ये संघर्ष लंबा चलेगा। शायद पूरी तरह से आर्थिक अलगाव ना हो, लेकिन एक धीमा विभाजन जरूर हो सकता है। धीमा विभाजन मतलब? अर्थशास्त्री एलिसिया गार्सिया हेरेरो इसे 2 समानांतर हरित अर्थव्यवस्थाएं कहती हैं, एक पश्चिम के नेतृत्व में, दूसरी चीन के। ये वाकई बहुत अजीब स्थिति है। दुनिया के 2 सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देश दोनों ही उत्सर्जन कम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आपसी दुश्मनी इस काम में बाधा बन रही है। ये ग्रीन डिवाइड का खतरा तो बहुत असली लगता है। बिल्कुल। ये सिर्फ व्यापार युद्ध नहीं है, ये 21वीं सदी के तकनीकी और शायद नैतिक नेतृत्व की भी लड़ाई है। और विडंबना ये है कि इस लड़ाई में शायद पर्यावरण ही पीछे छूट जाए। चलिए अब इस कहानी के एक बहुत ही अहम किरदार पर ध्यान देते हैं, BYD। ये चीनी कंपनी इन सारे तनावों और टैरिफ के बीच कैसे अपना रास्ता बना रही है। पहले मेक्सिको की बात करते हैं। वहां उनकी बिक्री तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फैक्ट्री योजना अटक गई। हाँ, BYD ने 2023 के अंत में मेक्सिको में काफी धूमधाम से एंट्री की थी। 2025 में उनका लक्ष्य 1 लाख EVs बेचने का था। उनके मॉडल जैसे डॉल्फिन, सील, सॉन्ग प्रो काफी पसंद किए जा रहे हैं। मेक्सिको में EV और हाइब्रिड की बिक्री 2025 में लगभग दोगुनी होकर 68,000 यूनिट तक पहुंच गई, जिसमें BYD का बड़ा हाथ है। उनकी CEO स्टेला लीवी काफी सक्रिय दिखती है वहां। जी हाँ, उन्होंने अक्टूबर 2025 में एक बड़ा राष्ट्रीय वितरण केंद्र भी खोला है। एनर्जी स्टोरेज के क्षेत्र में भी वो साझेदारी कर रहे हैं। 2026 तक 300 MWH क्षमता का बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाने की योजना है। लेकिन फिर फैक्ट्री का क्या हुआ? वो 300,000 गाड़ियां सालाना बनाने वाली योजना? वो योजना फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। मुख्य कारण अमेरिकी दबाव और USMCA समझौते से जुड़ी चिंताएं हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि चीनी कंपनियां मेक्सिको को बेस बनाकर अमेरिकी बाजार में घुसें। और मेक्सिको खुद भी तो चीनी गाड़ियों का टैरिफ लगाने की सोच रहा है। हाँ, मेक्सिको पर दोनों तरफ से दबाव है। वो चीनी निवेश भी चाहते हैं और अमेरिका को नाराज भी नहीं करना चाहते। खबरें हैं कि वो चीनी वाहनों पर 50% तक टैरिफ लगा सकते हैं। तो BYD के लिए मेक्सिको में बिक्री भले ही बढ़ रही हो, पर मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य अनिश्चित है। तो क्या इसीलिए BYD अब ब्राजील पर ज्यादा ध्यान दे रही है? वहां तो वो बाजार पर लगभग छाए हुए लगते हैं। बिल्कुल। ब्राजील BYD के लिए एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी बन रहा है। उन्होंने 2021 में वहां प्रवेश किया और 2024 तक आते आते वहां के EV और हाइब्रिड सेगमेंट में उनकी बाजार हिस्सेदारी करीब 74% हो गई थी। 74%? ये कैसे किया उन्होंने? इसका एक बड़ा कारण है उनका स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना, खासकर उनकी इथेनॉल संगत हाइब्रिड तकनीक। हाँ, उस पर आएंगे। पहले उनके कामासारी प्लांट की बात करते हैं। $5.5 बिलियन, यानी करीब $1 बिलियन का निवेश। ये बहुत बड़ा है। हाँ, ये एशिया के बाहर BYD का सबसे बड़ा निवेश है। अक्टूबर 9, 2025 को इसका उद्घाटन हुआ और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा खुद वहां मौजूद थे। ये उसी जगह बना है जहां पहले फोर्ड की फैक्ट्री थी। जी हाँ, ये पूर्व फोर्ड साइट पर बना है। इसकी शुरुआती क्षमता 1,50,000 वाहन सालाना है, जिसे बढ़ाकर पहले 3 लाख और फिर 6 लाख तक ले जाने की योजना है। 6 लाख गाड़ियां और नौकरियां? अनुमान है कि इससे करीब 20,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। यहाँ सिर्फ कारें असेंबल नहीं होंगी, बल्कि बैटरी पैक बनाने, यहाँ तक कि बैटरी रिसाइकलिंग और सोलर पैनल बनाने की भी योजना है।
पहले जो मॉडल यहाँ बनेंगे वो सॉन्ग प्रो और सीगल होंगे। और इसी प्लांट से उनकी 1.4 करोड़वीं न्यू एनर्जी व्हीकल NEV भी निकली। हाँ, ये उनके लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। ब्राजील में उनकी बिक्री कैसी चल रही है? जबरदस्त। 2025 के पहले 5 महीनों जनवरी मई में उन्होंने 39,575 गाड़ियां बेची, जो पिछले साल से 46% ज्यादा है। इससे वो ब्राजील के कुल ऑटो बाजार में चौथे स्थान पर आ गए, 9.7% मार्केट शेयर के साथ। चौथा स्थान? ये तो कमाल है, इतनी जल्दी। हाँ, और ब्राजील अब BYD के कुल विदेशी राजस्व का लगभग 1/3 हिस्सा दे रहा है। वो वहां तेजी से अपना डीलरशिप नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। 2025 के अंत तक 200 से ज्यादा डीलरशिप खोलने का लक्ष्य है। अब आते हैं उस बायोफ्यूल हाइब्रिड तकनीक पर। ये काफी अनोखी चीज लग रही है। ये क्या है और ब्राजील के लिए इतनी अहम क्यों है? ये वाकई BYD का एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। 14 अक्टूबर 2025 को उन्होंने इसे लॉन्च किया। ये उनकी DM-i सुपर हाइब्रिड टेक्निक का एक नया संस्करण है जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ काम करता है। फ्लेक्स फ्यूल मतलब ये इंजन पेट्रोल के साथ साथ इथेनॉल पर भी चल सकता है, किसी भी अनुपात में, E0 से E100 तक। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता है, जो गन्ने से बनता है। तो ये गाड़ी इलेक्ट्रिक भी है और इथेनॉल पर भी चल सकती है? हाँ, ये एक इलेक्ट्रिक फर्स्ट हाइब्रिड है, मतलब गाड़ी ज्यादातर समय बैटरी से चलती है। इसमें एक 1.5 लीटर का फ्लेक्स फ्यूल इंजन है, जिसे 100 से ज्यादा इंजीनियरों ने मिलकर विकसित किया है। ये इंजन जरूरत पड़ने पर या तो बैटरी को चार्ज करता है या तेज रफ्तार पर सीधे पहियों को पावर देता है। तो ये दुनिया की पहली बायोफ्यूल PHEV है। हाँ, जिससे मूल रूप से बायोफ्यूल के लिए डिजाइन किया गया हो। इसमें करीब 18.3 किलोवाट की ब्लेड बैटरी है, जो सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में 70 से 115 किलोमीटर तक चल सकती है, और पेट्रोल इथेनॉल मिलाकर कुल रेंज 1000 से 1200 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके फायदे क्या हैं ब्राजील के संदर्भ में? कई फायदे हैं। पहला, पर्यावरण। गन्ने से बना इथेनॉल लगभग कार्बन न्यूट्रल माना जाता है, तो इससे CO2 उत्सर्जन पेट्रोल की तुलना में 50% तक कम हो सकता है। दूसरा, लागत। ब्राजील में इथेनॉल पेट्रोल से काफी सस्ता है, तो गाड़ी चलाने का खर्च कम हो जाता है। और रेंज की चिंता भी नहीं रहती होगी? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक रेंज खत्म होने का डर नहीं रहता, क्योंकि इथेनॉल पंप आसानी से मिल जाते हैं। ये ब्राजील जैसे विशाल देश के लिए बहुत बड़ी बात है। तीसरा, ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। गन्ना किसानों को, इथेनॉल उद्योग को ये एक तरह की सर्कुलर इकोनॉमी भी बनाता है। BYD ने इसे प्रतीकात्मक रूप से भी इस्तेमाल किया है। हाँ, उन्होंने इस तकनीक वाले खास सॉन्ग प्रो मॉडल को नवंबर 2025 में बेलम, ब्राजील में होने वाले COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए दान किया है। ये दिखाने के लिए कि वो स्थानीय समाधानों के जरिए जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर रहे हैं। क्या ये तकनीक दूसरे देशों में भी काम आ सकती है? बिल्कुल। भारत, थाईलैंड जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश जहां बायोफ्यूल का इस्तेमाल होता है या हो सकता है, वहां यह तकनीक बहुत कारगर साबित हो सकती है। ये एक तरह से दक्षिण सहयोग का भी मॉडल पेश करता है। चीन की तकनीक, ब्राजील के संसाधन। लेकिन क्या ब्राजील में BYD के लिए सब कुछ आसान है? कोई चुनौतियां नहीं है? चुनौतियां वहां भी हैं। पहली तो ये कि ब्राजील भी धीरे धीरे EV और हाइब्रिड पर आयात शुल्क बढ़ा रहा है। जो अभी 10% है, वो 2026 तक बढ़कर 35% हो जाएगा। हालांकि BYD अब स्थानीय उत्पादन कर रही है, तो शायद उन पर असर कम हो। और कमातसारी प्लांट के निर्माण के दौरान दिसंबर 2024 में कुछ समय के लिए श्रम संबंधी मुद्दों के कारण काम रुका था। यूनियनों के साथ बातचीत चलती रहती है। वैश्विक स्तर पर BYD के कैश फ्लो और चीनी सरकार से मिलने वाली सब्सिडी पर भी सवाल उठते रहते हैं। और जाहिर है, भू राजनीतिक जोखिम हमेशा बना रहता है, जैसा हमने मैक्सिको के मामले में देखा। तो अलग अलग पक्ष इसे कैसे देख रहे हैं? BYD, चीन, ब्राजील सरकार, यूनियनें और उनके प्रतिस्पर्धी। और BYD इसे एक सफल साझेदारी और वैश्विक विस्तार की मिसाल के तौर पर पेश कर रही है। चीन के लिए ये अपनी तकनीकी क्षमता और भू राजनीतिक पहुंच का प्रदर्शन है। राष्ट्रपति लूला इसे ब्राजील के पुनः औद्योगिकरण, रीइंडस्ट्रियलाइजेशन के एक बड़े कदम के रूप में देख रहे हैं। और यूनियनें? कुछ यूनियनें, जैसे कि श्रमिक नेता एरोल्डो डा सिल्वा का बयान आया था, वो अभी भी थोड़ा संशय में है कि क्या इसे वाकई में स्थानीय स्तर पर अच्छी उच्च मूल्य वाली नौकरियां पैदा होंगी, या ये सिर्फ असेंबली लाइन का काम होगा। प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं? ग्रेट वॉल जैसी दूसरी चीनी कंपनियां और वॉल्वो, जो अब चीनी स्वामित्व में है, जैसी स्थापित कंपनियां भी ब्राजील में अपनी EV योजनाओं को तेज कर रही हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। विश्लेषक इसे BYD की तरफ से एक स्मार्ट विविधीकरण मानते हैं, लेकिन साथ ही इन निवेशों से जुड़े वित्तीय और भू राजनीतिक जोखिमों से आगाह भी करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें,
कनाडा का संतुलन साधने की कोशिश, यूरोप का अपनी इंडस्ट्री बचाने का मोर्चा, अमेरिका का सीधा टकराव और BYD जैसी कंपनी का इन सब के बीच अपना वैश्विक खेल, ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये एकदम साफ तौर पे दिखाता है कि कैसे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के नेक इरादे देशों के अपने औद्योगिक हित और बड़ी ताकतों की भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बीच फंस कर रह गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहन और BYD जैसी कंपनियां इस वैश्विक कश्मकश के बिल्कुल केंद्र में हैं। और ऐसा लगता नहीं कि ये टकराव जल्दी खत्म होने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शायद आने वाले कई सालों तक वैश्विक व्यापार और राजनीति को आकार देता रहेगा। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये छोड़ी जा सकती है कि जैसे जैसे ये देश हरित अर्थव्यवस्था पर अपना दबदबा बनाने की इस दौड़ में भाग रहे हैं, क्या वो असल में सहयोग और स्थिरता के टिकाऊ पुल बना रहे हैं, या फिर वो अनजाने में अपनी अर्थव्यवस्थाओं को और शायद दुनिया को भी किले बंद द्वीपों में बदल रहे हैं? और इस दौर की अंतिम कीमत क्या होगी? क्या ये कीमत आर्थिक होगी या पर्यावरणीय या फिर भू राजनीतिक? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य की वैश्विक व्यवस्था और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य दोनों को तय करेगा। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।